नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS एकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हिस्ट्री में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जो भी वन लाइनर हैं, तो हम लोग वो ये देखेंगे। तो इससे पहले भी हमारे जो है वन लाइनर आपके जो है इन्वायरमेंट हो गया और हिस्ट्री के जो पुराने वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहाँ से मिलता है? तो काठियावाड़ के जो रुद्रदामन अभिलेख था तो उससे जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ कहाँ पर वर्णित है? तो उसके अभिलेख में, जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे तो वो कौन सी धातु थी? ताम्र। आगे जो है एक मैचिंग का क्वेश्चन है। शासक और उनके राजवंश का नाम तो डिमेट्रियस जो था वो हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन शक था, गोंडो फर्नीज पहलव था और विम जो था वो कुषाण वंश का था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक सिक्के जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? कुषाणों के द्वारा। बिम, कड़फिसस, कनिष्क, नहपान और एवं बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? तो कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए थे तो उन पर जो गौतम बुद्ध हैं उनका अंकन मिलता है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय मिलता है तो विम कड़फिसस को। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कितनी है? 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत एवं शक संवतों के मध्य जो अंतर है वो कितने वर्षों का है? तो वो है 135 वर्षों का। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि जो थे कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, बाकी अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और नागार्जुन जो हैं ये सारे के सारे जो हैं कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के रवतक अभिलेख, तो कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का उल्लेख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने? चरक और जीवक ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो कराए थे तो उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो अयोध्या लेख से प्राप्त होती है। शुंग वंश के बाद भारत पे किसने राज किया? तो कर्ण वंश ने किया। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य आया था सातवाहनों का और इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। तो चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था तो वो कौन था? पांचाल। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। तो मौर्य एवं कुषाण वंश जो थे तो इनकी जो सीमाएं थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैली थी। बाल विवाह जो है प्रथा आरंभ कब हुई थी? ये हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजवंश और सिक्के दिए, तो कुषाणों ने जो है सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए, गुप्तों ने जो है सोने एवं चांदी के, और सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के जारी किए। कलचुरी ने सोना और चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। गांधार कला का जो संबंध है वो कुषाणों से है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का था। मिलिंद पन्नो मिनांडर से संबंधित। तक्षशिला लेख जो है पथिक का था। अफगानिस्तान का बमियान जो प्रसिद्ध था किसके लिए? ये बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है तो उसको कहा जाता है गांधार शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित यानी कि शिष्ट चट्टानों का जो प्रयोग होता था तो कौन सी थी? गांधार मूर्ति कला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शक, फिर कुषाण, उसके बाद में हूणों ने। पहला ईरानी शासक जिसने जो है भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया तो कौन था? डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है इनमें से? तो सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की लंबी सूची मिलती है कहाँ से? मत्स्य पुराण थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर अवस्थित? अमरावती एवं
प्रतिष्ठान में एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है तो किसके लिए? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा के अभिलेख से। तो सुमेलित देखिए शुंग की जो राजधानी थी पुष्यमित्र शुंग की, तो पाटलिपुत्र। शातवाहनों की थी पैठन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कदम्ब की राजधानी थी बनवासी। चंदेलों की थी महोबा। सत्य कथन क्या है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ जो है प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास भी हुआ था और सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को भी अपनाया था। मैचिंग का क्वेश्चन, नासिक का अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित भीतरी जो स्तंभ लेख बोला जाता है उसको स्कंदगुप्त से संबंधित था। एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख था। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में जो है श्री पर्वतीय कहा गया, तो किसको कहा गया था? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में जो है श्री पर्वतीय कहा गया था। सत्य कथन है कि कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो कौन था? खारवेल। कलिंग, नरेश, खारवेल संबंधित है तो चेदी वंश या फिर महामेघ वाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसमें था? तो विधि में, यानी कि कानून में। शुंगों के पूर्वज जो है मूलतः संबंधित थे किससे? उज्जैन से। आगे बढ़ते हैं कि सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो कौन था? बाल पुत्र देव। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन श्री का लेखक कौन है? तो इसका नाम जो है नहीं ज्ञात हुआ है, तो अनाम नाविक था जो उसने ये लिखी थी। तो अब हम लोग आ जाते हैं गुप्त काल पे। तो इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर हैं वो देख लेते हैं कि गुप्त वंश ने शासन किया था 319 से 550 ईस्वी के मध्य। 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त एक अन्य नाम किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित जो अशोक का स्तंभ अभिलेख है किसकी जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या दिया गया है? महेंद्र। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी। हरिशेण दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया जब दक्षिण भारत के जो नरेश थे किसके समकालीन? समुद्रगुप्त के समकालीन जो दक्षिण भारत के नरेश थे और उनके राज्यों के बारे में आपको मैचिंग करना है। तो धनंजय जो था वो था कुस्तलपुर का। नीलराज अवमुक्त का। उग्रसेन पालक्का का। विष्णुगोपा कांची का जो है नरेश था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था कब? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो गुप्त राजवंश जो है सबसे ज़्यादा ही विचलित हुआ था हूणों के आक्रमण से। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है तो इससे स्पष्ट होता है कि हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं, एक तो हूण आक्रमण हो गया और प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसको? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम से रिलेटेड जो है मंदसौर अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख जो है वो पथिक से रिलेटेड है। उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। एरण अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो शासक और उनकी रानियां पूछी गई थी आपसे, तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त की जो रानी थी उसका नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की थी अनंत देवी। आगे बढ़ते हैं कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण ने जो है हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे, तो कहाँ पर हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर वो निर्भर हो गए थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वो कौन था? ताम्रलिप्ति।
भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन कौन थे? तो जो श्रेणी थी वो ही जो है वेतन, काम करने के नियम और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, और श्रेणी का जो है अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। आगे बढ़ते हैं कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। तो ये सब जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित कौन नहीं थे? तो भास्कराचार्य जो थे वो आयुर्वेद से संबंधित नहीं थे। तो लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे कौन कौन से थे? तो प्रथम शती ईस्वी में जो है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में जो कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। तो ये जो है वैज्ञानिक प्रगति दिखलाता है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? छपड़क। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? दीनार। और जो रजत मुद्रा थी तो वो रूपक कहलाती थी। गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जो है जारी किए थे तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में जो स्त्री और शूद्र वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य पूछ रहा है तो ये एरंट से प्राप्त होता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो सम्राट और उनकी उपाधियों का यहाँ पे वर्णन है। तो अशोक की उपाधि थी प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शिनी, और समुद्रगुप्त की थी परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय की थी विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त जो था उसकी उपाधि थी क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कब की? गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिए थे? तो गुप्त वंश ने दिए थे। गुप्त वंश के शासकों के द्वारा दिए गए थे। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका जो है शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था, और हिंदू विधि द्वारा मान्य कर भी जो है उपज का 6ठा भाग है। भूमि का वह प्रकार जिसे अपहृत बोला जाता, तो जो बिना जोती हुई जंगली जो भूमि थी उसको अपहृत बोला जाता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में जो कुल्याबाप और द्रोणबाप शब्द इस्तेमाल होते थे तो वो किसके लिए थे? भूमाप के लिए होते थे। गुप्त साम्राज्य के द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों के लिए। इनसे टैक्स नहीं वसूला जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भाग। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे किसके लिए? विदेशी व्यापार करने वाले ये बंदरगाह थे। तोरमण था हूण जातीय दल का। हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था किसने? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 518 से 521 के बीच में भारत दर्शन किया था यानी आया था भारत में, तो कौन था? सुंग युन। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन देख लेते हैं तो क्या क्या थे? गुप्त सम्राट जो है स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन जो था विकेंद्रीकृत यानी बटा हुआ था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम बिष्टि के संदर्भ में सही कथन पूछा है तो इसे राज्य के लिए जो है एक आय का स्रोत माना जाता था और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज के खेल का उद्भवत ओरिजिन पूछा है तो ये भारत में हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो इसमें किस बात का वर्णन है? इसमें वर्णन है एक धनी व्यापारी था और एक जो गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। तो व्यापारी जो था उसको गणिका की पुत्री से प्रेम था तो उसी की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कपिल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में जो है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही जो है वो मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा जो है कारक। तो जो भारत में सांख्य दर्शन है उसकी मान्यता है कि जो आत्मज्ञान है वही मोक्ष की ओर ले जाता है, बाहरी कोई प्रभाव नहीं ले जाता है, ना ही कोई बाहरी कारक। सत्य कथन है कि कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता के द्वारा नहीं। क्योंकि हाँ देखिए ये भी जो है दर्शन में ही लिखा हुआ है, जो सांख्य दर्शन है उसी की चर्चा हो रही है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं तो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? तो जो चार्वाक दर्शन था तो उसकी यह युक्ति है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार कौन करता है? चार्वाक। चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल क्या है? काम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। और जो है मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दर्शन है और मोक्ष की प्राप्ति के तरीके इनके क्या क्या हैं देख लें। न्याय दर्शन में कहा गया है कि तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान के द्वारा, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्म का सिद्धांत किसका है? तो ये है मीमांसा से संबंधित। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं तो ये मीमांसा का दर्शन है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैशेषिक ने। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह युग्म जो भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कापालिक जो है इसका भाग नहीं है। लोकायत दर्शन कहा जाता है चार्वाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। प्रच्छन्न जो बौद्ध कहा जाता है किसको कहा जाता है? शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो ज्ञान के द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन से संबंधित कौन नहीं है? तो इनमें से जो अभिनव गुप्त है ये वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 57 या 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। और कली संवत्सर जो था 3102 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। पुलकेशियन फर्स्ट जो था इसके बादामी जो अभिलेख है शक पर 465 का दिनांकित है। यदि इसे जो है विक्रम संवत में दिनांकित करना तो वर्ष क्या होगा? 601 अथवा 601। चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या दिया गया था? प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज बताई गई है। और हरिशेन, कल्हण, कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती, तो कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें जो है हर्ष से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ पे की थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय कब हुई थी? लगभग 620 ईस्वी के टाइम पीरियड में। कवि बाण जो था वो निवासी था कहाँ का? पृथ्वीकूटा, सोन नदी के किनारे, बिहार राज्य में है वहाँ का। ह्वेनसांग भारत कब आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। आगे बात करते हैं कि भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा जो है सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को जो है नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम क्या है? तो ये वर्णन किसका? युआन च्वांग, जिसको बोला जाता है ह्वेनसांग का।
हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग कब आया था? स्वतंत्र रूप से आया था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कौशेय जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो रेशम के लिए किया जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को करने का मुख्य कारण क्या है? तो जो उसकी पुस्तक है सीयू की, इसके लिए उसको याद किया जाता है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो ह्वेनसांग था वो। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार भ्रमण किया था कब? 671 या फिर 672 ईस्वी से जो है 693-94 ईस्वी के मध्य में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो भारत को वो यिनतू नाम से जो है पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम आक्रमण। भारत में प्राचीन बिहार है तो नालंदा बिहार जो है प्राचीन है। नालंदा स्थित कहाँ पर है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। सामंतवाद का विकास जो था वो गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। और क्या थी? इस काल में भूस्वामी जो था मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित वर्ग जो था कृषक वर्ग के अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं सत्य कथन है। तो मुल्तान के जो सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जाइद, अल मसूदी तथा अल बुरूनी ने किया है। सामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं तो क्या है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर जो है आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच जो है स्वामी और दास का संबंध होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो था किसके समकालीन था? चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला था और उसे जो है बौद्ध धर्म का उपासक पाया। 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य का महत्व है किस लिए? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम इन्होंने स्थापित किए और इन्होंने वेदांत धर्म का प्रसार किया। और क्या किया? उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर भी रोक लगाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो यहीं पे समाप्त होता है। तो कल मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको डेली बेसिस पे आपको सब्जेक्ट वाइज में पॉइंटर बुक की सीरीज आपको पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।